इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने जब पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर हमारा एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता था, जिसके अंदर हम अलग अलग डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते थे। और उन डाटा टाइप्स को हम डिफाइन करते सब मेंबर कहते थे। तो जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारा क्लास में भी सेम यही काम होता है। इसमें भी हम अलग अलग मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, जो अलग अलग डाटा टाइप के हो सकते हैं। इन दोनों में केवल डिफरेंस इतना है, स्ट्रक्चर में हम केवल डाटा टाइप्स को डिफाइन करते थे, लेकिन हमारी क्लास के अंदर हम फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा भी है, क्लास को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास कीवर्ड, और उसके बाद लिखते हैं हम क्लास का नाम। और उसके बाद जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे मेंबर्स को लिखेंगे। जितने भी हमारे मेंबर होंगे उनको मैं किसी भी डाटा टाइप का डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया डाटा मेंबर 1 और डाटा मेंबर 2। तो मैंने यहाँ पे दो डाटा मेंबर्स को डिफाइन किया। आप कितने जितने चाहे उतने डाटा मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक मेंबर फंक्शन लिखा। तो मैं जितने चाहे उतने मेंबर फंक्शंस भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आपको एक और नई चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइवेट, और उसके यहाँ पर मैंने लिखा है पब्लिक। तो देखिए, यहाँ पे प्राइवेट लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम प्राइवेट जब लिख देंगे, तो उसका मतलब है कि इन डाटा मेंबर्स को हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्राइवेट लिखने से इन डाटा मेंबर्स को केवल ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने पब्लिक लिखा है, इस पब्लिक से क्या होगा, इस पब्लिक से हम इन मेंबर फंक्शंस को दूसरी और फंक्शंस में भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी प्राइवेट कर दूंगा, तब हम इन मेंबर फंक्शंस को कॉल ही नहीं कर पाएंगे। ना हम प्राय इस डाटा को कॉल कर पाएंगे और ना ही फंक्शंस को। तो देखिए, यहाँ पे जितना भी हमारा डाटा जो हमने लेबल लिखा है यहाँ प्राइवेट, तो यहाँ से लेकर जो हमारे जितने भी मेंबर हैं, ये सभी प्राइवेट हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख के पब्लिक को शुरू कर दिया। तो इस पब्लिक के नीचे अब मैं जितने भी मेंबर फंक्शंस लिखूंगा, वो सभी हमारे पब्लिक फंक्शन होंगे, उनको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमारी एक क्लास होती है, इसको हम एक क्लास कहते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, और उस स्टूडेंट के अंदर मैंने प्राइवेट डाटा लिखा है, प्राइवेट इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर मार्क्स। तीन डाटा मेंबर्स यहाँ पे डिफाइन किए, डिक्लेयर किए, जिनको मैंने नाम दिया रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और उसके बाद मैंने पब्लिक में फंक्शंस लिखे, रीड और डिस्प्ले। तो देखिए, इसका जो रिटर्न टाइप लिखा है वो मैंने वॉइड लिखा है, और फंक्शन का नाम लिखा है रीड, और यहाँ पर भी मैंने वॉइड लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इन दोनों को वॉइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी डाटा पास नहीं करने वाले। क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये रीड, तो इस रीड के पास इन सभी डाटा मेंबर्स का डाटा पहले से ही है, तो इनको हमें पास करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने अगला फंक्शन यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले फंक्शन, और इसका भी रिटर्न टाइप और मैंने पैरामीटर्स को वॉइड रखा है। तो देखिए, ये मैंने वॉइड इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जितने भी हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं, इन मेंबर फंक्शंस के पास ये डाटा पहले से ही होता है, तो इसलिए ही मैंने इन मेंबर फंक्शंस को वॉइड लिखा है। और हम एक बात और याद रखेंगे कि इन मेंबर फंक्शंस को केवल इस स्टूडेंट के वेरिएबल्स ही कॉल कर सकते हैं। इसको अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर इस स्टूडेंट के वेरिएबल बनाए। जैसे हम बाकी डाटा टाइप्स के वेरिएबल बनाते हैं, उसी प्रकार से मैंने इस क्लास के वेरिएबल बनाए दो, S1 और S2। तो देखिए, जो हमारी क्लास के वेरिएबल होते हैं उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। तो ये S1 और S2 को हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट हो गए, S1 और S2। तो देखिए, इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के बाद हम इस मेन फंक्शन को थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, क्लास का मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, सबसे पहले वॉइड, और उसके बाद हमें इसकी क्लास लिखनी है कि ये किस क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो उसके बाद ये जो हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं वो स्टूडेंट क्लास का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये दो दो कोलन टाइप की ऑपरेटर एक लगाया, इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो देखिए, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बता देगा कि ये जो हमारा रीड फंक्शन है, ये स्टूडेंट क्लास का है। और उसके बाद हमने रीड फंक्शन का नाम लिखा, और उस प्रकार से जैसे हम बाकी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार से हमने इसको डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पे लिखा एंटर डाटा ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद हमने
सी इन की हेल्प से रोल नंबर, नेम और मार्क्स को इनपुट करा दिया। और जिस प्रकार से हमने ये वाला मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, उसी प्रकार से हम डिस्प्ले को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन का नाम, मेंबर फंक्शन का नाम डिस्प्ले। और इसके अंदर हमने इन सभी चीजों को प्रिंट करा लिया, नेम, मार्क्स और रोल नंबर को। तो हम फिर दोबारा से मेन फंक्शन में आते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, S1 और S2 नाम के। तो ये जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं, इनको केवल ऑब्जेक्ट्स ही कॉल कर सकते हैं, इनको और कोई कॉल नहीं कर सकता। तो देखिए, जो हमारा S1 डॉट रीड है, हमने S1 की हेल्प से रीड को कॉल किया। तो देखिए, S1 ने जब रीड को कॉल किया, तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस रीड फंक्शन की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा एंटर डाटा ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद जो हम इनपुट करेंगे वो रोल नंबर, नेम और मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर होंगे वो S1 के अंदर स्टोर हो जाएंगे, वो S1 के मेंबर फंक्शंस के अंदर स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि इसको S1 ने कॉल किया है। तो जब हम उसी प्रकार से हम S2 डॉट रीड को कॉल करेंगे, तो हमारे जो ये नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम और मार्क्स होंगे ये S2 के होंगे, क्योंकि इसको S2 ने कॉल किया है। और उसी प्रकार से हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन है। इस डिस्प्ले फंक्शन में हमने सबसे पहले S1 डॉट डिस्प्ले को पास किया। तो जो हमारे रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रिंट होंगे वो S1 जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके प्रिंट होंगे। और उसी प्रकार से जब हम S2 को कॉल करेंगे, तो उसके बाद S2 के हमारे रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रिंट होंगे। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा उसी के रोल नंबर, नेम और मार्क्स की मेंबर फंक्शन के अंदर बात होगी। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की। तो इस क्लास बनाने के लिए मैंने क्लास कीवर्ड का यूज किया, और उसके बाद मैंने क्लास का नाम रखा स्टूडेंट। के बाद मैंने इसके डाटा मेंबर्स को डिफाइन किया। पहला लिखा मैंने इंटीजर रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम और इंटीजर मार्क्स, और इन सभी को मैंने प्राइवेट बनाया। प्राइवेट बनाने का मतलब कि इन जो डाटा मेंबर्स हैं इनको केवल ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता ये। और उसके बाद मैंने पब्लिक में मेंबर फंक्शंस बनाए दो, रीड और डिस्प्ले। तो ये जो मैंने पब्लिक बनाए, तो इनको हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन बस हमारी शर्त इतनी है कि जब हम इनको कॉल करेंगे तो इसको हम किसी ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं, जो इस स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट होगी। और उसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा जिसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाई, S1 और S2। और उसके बाद मैंने लिखा S1 डॉट रीड। इस S1 डॉट रीड से क्या होगा, हमारा ये रीड फंक्शन कॉल होगा, और इसमें जो हमारे रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट होंगे वो S1 के होंगे, क्योंकि इस फंक्शन को S1 ने कॉल किया है। और उसी प्रकार से हमने बाद में कॉल किया S2 को, जिसके बाद हमारे जो डाटा एंटर होगा वो S2 के पास चले जाएगा, वो S2 के डाटा मेंबर्स के पास चले जाएगा। और उसी प्रकार से हमारा डिस्प्ले फंक्शन काम करेगा। जब हमने S1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, तो यहाँ पे जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रिंट होंगे वो S1 के होंगे। S2 डॉट डिस्प्ले में हमारे जो यहाँ पे डाटा प्रिंट होगा वो S2 का होगा। तो इस प्रकार से हमारा डाटा मेंबर और डाटा फंक्शंस काम करते हैं। तो अब हम इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो आउटपुट आया हुआ है एंटर डाटा ऑफ स्टूडेंट। तो मैंने स्टूडेंट का डाटा एंटर किया, ए अंकित, और उसके बाद मार्क्स एंटर किए 67। और उसके बाद मैंने सेकंड स्टूडेंट का डाटा एंटर किया और मार्क्स एंटर किए 45। तो देखिए, हमारा जो आउटपुट आया वो आया रोल नंबर 1, नेम अंकित और मार्क्स 67। और उसी प्रकार से हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट का भी आउटपुट आ गया। तो इस प्रकार से हमारी क्लास ऑब्जेक्ट्स काम करती हैं। और इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो हम क्लास बनाते हैं, इस क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की, जिसकी हमने तीन डाटा मेंबर्स लिखे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो इन तीनों से हम क्या होगा, इन तीनों से हमारे एक स्टूडेंट का जो डाटा होगा वो कंप्लीट हो गया। तो उस प्रकार से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से जितने चाहे उतने स्टूडेंट का डाटा लिख सकता हूँ, मैं जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ और उनको स्टोर करवा सकता हूँ। तो अब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास हाउस। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई जिसका नाम लिखा हाउस, और यहाँ पर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज या डाटा मेंबर्स लिख लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा एरिया, कि हाउस का एरिया कितना है। और उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर रूम,
कि इसमें हाउस के अंदर कितने रूम है। और उसी प्रकार से मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, कि हाउस का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपने एक बात ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पर ऊपर प्राइवेट या पब्लिक नहीं लिखा। तो अगर मैं प्राइवेट या पब्लिक नहीं लिखूंगा तो ये जो हमारा डाटा कंसीडर किया जाएगा ये प्राइवेट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये प्राइवेट हो जाएगा। तो प्राइवेट लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ पब्लिक लिखना होगा तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ लेबल लगाना पड़ेगा पब्लिक। तो इसकी पब्लिक के नीचे में जितना भी कुछ डिफाइन करूंगा ये हमारा पब्लिक होगा सब। तो देखिए पब्लिक के अंदर मैंने फंक्शंस को डिफाइन किया। तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया था, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया void रिटर्न टाइप void और उसके बाद इनपुट, और उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंटर डाटा ऑफ हाउस, और उसके बाद मैंने डाटा को इनपुट किया। और उसी प्रकार से मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया void डिस्प्ले, और इसमें मैंने हाउस के डाटा को प्रिंट करवा दिया, जिसमें मैंने नेम रूम और एरिया को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर हाउस नाम के दो ऑब्जेक्ट बनाए h1 और h2, और उसके बाद मैंने लिखा h1 डॉट इनपुट। तो हमारा ये इनपुट फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ से जो भी हमारा इनपुट होगा वो h1 ऑब्जेक्ट का होगा, वो डाटा h1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से h2 डॉट इनपुट में जो हमारा जब ये इनपुट फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो h2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से हमारा ये h1 डॉट डिस्प्ले और h2 डॉट डिस्प्ले काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी नेम रूम और एरिया प्रिंट होंगे, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो उस ऑब्जेक्ट के नेम एरिया और रूम प्रिंट होंगे। तो हम इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई हाउस नाम की, और इसके अंदर मैंने इसके मेंबर्स लिखे, इंटीजर एरिया, इसका एरिया, और इंटीजर रूम, और स्ट्रिंग नेम। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो हमारा हाउस है उस हाउस की ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, और इन प्रॉपर्टीज में जो हमारे हाउस हैं ये प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। तो इस हाउस की हेल्प से मैं जितने चाहे उतने हाउस को डिफाइन कर सकता हूँ, उनको डाटा को स्टोर कर सकता हूँ, जितने चाहे मैं उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। देखिए इन मेंबर को डिफाइन करते समय मैंने यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं लगाया प्राइवेट या पब्लिक का। तो ये जो हमारे मेंबर बनेंगे ये प्राइवेट बनेंगे। और उसके बाद मैंने पब्लिक में इन फंक्शंस को डिफाइन किया, जिसके अंदर मैंने void इनपुट लिखा, जो रिटर्न टाइप है उसको मैंने void लिखा, और यहाँ पर मैंने इनपुट लिखा। तो देखिए यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, और हमें क्लास को मेन से पहले डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो। और उसके बाद मैंने इन डाटा को इनपुट किया, नेम एरिया और रूम, और उसके बाद मैंने void डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया, जिसके अंदर मैंने नेम एरिया और रूम को प्रिंट करवा लिया। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हाउस के। इसके लिए मैंने लिखा हाउस h1 और h2। तो हमारे दो ऑब्जेक्ट बन गए क्लास हाउस के, h1 और h2। और उसके बाद मैंने लिखा h1 डॉट इनपुट। तो ये जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो h1 ने कॉल किया है, तो जो भी हमारा इनपुट होगा यहाँ पे वो h1 के अंदर स्टोर होगा। और उसी प्रकार से h डॉट इनपुट में ये भी काम होगा, और उसी प्रकार से हमारे डिस्प्ले फंक्शन में भी यही होगा। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा उसी के डाटा मेंबर्स के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे h2 कॉल करेगा तो यहाँ पे नेम रूम और एरिया जो प्रिंट होगा वो h2 का प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया हुआ है एंटर डाटा ऑफ हाउस। तो मैंने हाउस का नाम रखा शांति 1, और मैंने रूम रखे 4, और एरिया लिखा मैंने 200। और उसके बाद एक मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट का डाटा लिखा, तो हाउस का नाम लिखा मैंने शांति निवास, और उसमें रूम लिखे मैंने 5, और एरिया लिखा 500। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया नेम शांतिवन, रूम 4 और एरिया 200। और उसी प्रकार से हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट का आउटपुट यहाँ पे आया। तो देखिए इस प्रकार से हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स काम करती हैं। और यहाँ पे जो हम क्लास हमारी सी प्लस प्लस के अंदर मेंबर फंक्शन होते हैं उन्हीं को हम जावा के अंदर मेथड कह देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।